हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। आप आपकी फ़र्स्ट जो पीडीएफ फाइल है उसमें आप फर्स्ट पेज देखिए, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें पॉलीमरेज नाम का कोई एंजाइम यूज़ हो रहा है और जो कि आगे जाके फर्दर चेन रिएक्शन कंडक्ट करेगा। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जैसा कि हम लोगों ने जेनेटिक्स में और ड्यूरिंग लेक्चर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था। हर एनिमल या प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को अगर आप थोड़ा सा अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो एक बड़ा सा जीन बन सकता है। और उस जीन को अगर आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे तो वो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए मॉडल में नज़र आएगा। ठीक है, तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले आप समझें। इट इज़ एन इन विट्रो मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सिंगल or a few copies of a specific region of a DNA up to several orders of magnitude। मीन्स यदि हमें कम समय में किसी सिंगल स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी हो तो हम ये इन विट्रो बायोलॉजिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप आपके पीडीएफ ओपन करके देखिए जो भी मैंने सेंड किया है, उसमें पहला जो पेज है वो डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट मैंने उसको बनाया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे एक छोटा सा डीएनए का टेम्पलेट है, 3 5 एंड इसकी पहली स्ट्रेंथ और सेकंड स्ट्रेंथ में ये 5 टू 3 स्ट्रेंथ में बना हुआ है। ठीक है, इसके बीच में जो आप ये कोवलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग किन के बीच में हो रही है, न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आपके, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यानी ये जो दो स्ट्रेंथ हैं हमें इनकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग में पढ़ा था कि हम जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है या जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको हम वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर इनबिल्ट करके उस आर प्लाज्मिड को किसी भी बैक्टीरिया में, जिस बैक्टीरिया में से हमने वो प्लाज्मिड लिया था, समझ लो ई कोलाई से हमने वो प्लाज्मिड वेक्टर निकाला था, उतना पोर्शन कट करके हमने वो डीएनए जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, एनिलिंग कर दी। ठीक है, फिर उस प्लाज्मिड को वापस से ई कोलाई में डाल दिया और उस ई कोलाई को हमने कल्चर मीडिया देकर जो है बहुत सारी ग्रो करवाया उसको, उस बैक्टीरिया को। तो उस बैक्टीरिया की जितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई उतने ही ज़्यादा वो प्लाज्मिड भी बने। ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा हमें वो डीएनए की कॉपीज़ भी मिली। लेकिन इस केस में हम जो इन विट्रो मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उस टेक्निक का नाम है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमें वही प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम वो कॉपीज़ तैयार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन की या उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की या उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ आप पहले पेज में देखेंगे कि दो स्ट्रेंथ हैं कंबाइन डबल हेलिकल मॉडल की हमने कट करके टेम्पलेट डीएनए बनाया है। फिर इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ने के लिए -94 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये डबल हेलिकल मॉडल का फ्रेगमेंट को डीनेचर किया है जिससे कि ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में डिवाइड हो गया। जैसे कि आप यहाँ सेकंड लाइन में देख रहे होंगे 3 5 एंड वो 5 3 एंड जो है -94 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर होके ये डीएनए टेम्पलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में इक्वली बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस पर क्या किया, सेकेंड प्रोसेस जो पीसीआर की होती है वो होती है एनेलिंग। एनेलिंग मीन्स ज्वाइनिंग एंड कूलिंग ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एट -50 डिग्री टू -60 डिग्री। ठीक है, हमेशा जो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है ये 3 एंड से स्टार्ट होता है क्योंकि इस प्राइमर के ऊपर 5 एंड अवेलेबल है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूँ। ये प्राइमर क्या वर्क करेगा,
जो स्ट्रेंथ समझ लो कि ऊपर वाली स्ट्रेंथ जो 3 डैश एंड है वहाँ पर हमने इस प्राइमर को लगाया, तो ये एग्जैक्ट उसी डीएनए स्ट्रेंथ के जैसे, समझ लो अगर ऊपर एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन इस तरीके का कुछ सीक्वेंस है, तो उसी के अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड आता है, ये प्राइमर वैसा का वैसा ही क्लोनिंग करने की कोशिश करेगा, उसके सामने नई स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेम प्राइमर हमने नीचे वाली स्ट्रेंथ पे भी अप्लाई किया है जहाँ पर 3 डैश एंड है। दोनों तरफ दोनों स्ट्रेंथ पे हमने दो अलग अलग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एनिल किए हैं, यानी ज्वाइन किया है। कितने टेम्परेचर पे? -50 टू 60 डिग्री पे। अब ये प्राइमर क्या करेगा, 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। और नीचे वाले स्ट्रेंथ में भी ये 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ रन कर रहा है और एक और क्लोन कॉपी बना रहा है उस ओरिजिनल डीएनए स्ट्रेंथ की, जैसी कि आप अभी इस फिगर में देख रहे हैं। इससे हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि जो डबल हेलिकल आपका डीएनए सेगमेंट था, उस दो स्ट्रेंथ की 4 कॉपीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई है प्रोसीजर के लास्ट में। ठीक है, यदि यही प्रोसेस हम कंटिन्यू 25 से 30 बार करेंगे तो हमारे पास एक ही सिंगल डीएनए स्ट्रेंथ की कम से कम 50 मिलियन कॉपीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल है। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या आपका जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसकी जो आपको कॉपीज़ बनानी है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, डीनेचर करना पड़ेगा 94 डिग्री सेल्सियस पे। वो डीएनए को आप दो अलग अलग स्ट्रेंथ में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डीनेचर करके उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग को। फिर आप अप्लाई करोगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, कहाँ पर? दोनों स्ट्रेंथ के 3 डैश एंड पर। ठीक है, ये प्राइमर क्या वर्कआउट करेगा कि ये प्राइमर जो है एक और नई डीएनए स्ट्रेंथ तैयार करेगा, जैसी डीएनए स्ट्रेंथ ओरिजिनल वाली कॉपी में हमारे पास है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए -74 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर अपनी टेलिंग बढ़ाता जाएगा 5 डैश एंड की तरफ। ऐसा ही दूसरी वाली जो नीचे वाली स्ट्रेंथ है वहाँ पे भी वो ऐसे ही रन कर रहा है 5 डैश एंड की तरफ। ठीक है, तो जैसी स्ट्रेंथ आपकी ओरिजिनल में आपने पहले ली थी, वैसी की वैसी डीएनए की कॉपी ये प्राइमर बनाने लग जाता है। अगर इसी साइकिल को कंटिन्यूएशन में हम 25 से 30 बार रिपीट करते हैं, समझ लो हमने जो पहले डीएनए के टेम्पलेट लिया था उसमें दो दो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, दो की हम हमारे पास लास्ट में आप इस पेज पे देख रहे होंगे 4 स्ट्रेंथ हो गई है। अब इस 4 को आप फिर डीनेचर करोगे, फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर अप्लाई करोगे, फिर ये 4 की 8 होगी, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64, ऐसे करते करते अगर आपने इसको 25-30 बार कंटिन्यूएशन में रिपीट कर दिया तो ये अराउंड 50 मिलियंस कॉपी हो जाएगी आपके पास सिंगल डीएनए स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले कुछ नोट्स मैंने आपको जो है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको सेंड किया, आप उसको पढ़ते भी जाएंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा। और ये एक बार अच्छे से आप जो है इन नोट्स को फॉलो भी करते जाइएगा पढ़ते पढ़ते ड्यूरिंग लेक्चर। PCR is very different from gene cloning. It is carried out in a single test tube by mixing DNA with a set of reagents and placing the tube in a thermal cycle incubate in a series of various temperature। ठीक है, जीन क्लोनिंग जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि ये हम पूरी प्रोसेस जो है इन विट्रो अप्लाई कर रहे हैं, यानी इन सिंगल टेस्ट ट्यूब। बहुत सारे रिएजेंट्स भी इसमें यूज़ होते हैं, थर्मल साइकिल यूज़ होती है जिससे कि टेम्परेचर जो हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं -94 डिग्री सेल्सियस टू -50, फिर -50 टू -74। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इनके साथ अप्लाई हो रही है। पहला पॉइंट आप देखें, द मिक्सचर इज़ हीटेड to 94 degrees Celsius due to their hydrogen bond of DNA is broken causing the molecule to denature। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था या जी इंटरेस्ट वाला जो आपका वो टेम्पलेट डीएनए का था, फ्रैगमेंट डीएनए का था, उसको हम डीनेचर कर रहे हैं -94 डिग्री सेल्सियस तक ले जाकर। ठीक है,
तो डीनेचरिंग से क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डबल हेलिकल मॉडल की, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखें, देन द मिक्सचर इज कूल डाउन टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। The two strength of each molecule could join back at this temperature, but most of it, most do not become the mixture. The most do not, because the mixture contains a large excess of short DNA molecule called oligonucleotides or primers, which anneal or join to the DNA molecule at a specific position. जब हम उसको -50 डिग्री या -60 डिग्री तक कूल आउट करते हैं, तो उस समय छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के हमने ऐड करने की कोशिश की थी उस सॉल्यूशन में हमने डाल दिए थे। जैसे ही -50 -60 डिग्री के टेम्परेचर पर वो कूल डाउन होगा, तो ये प्राइमर उन डीएनए मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आपके पास अवेलेबल थे, आपने उनकी कोवैलेंट बॉन्डिंग तोड़ दी, उसके बाद ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर वहाँ 3' एंड पे अटैच होने लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखें, द टेम्परेचर इज रेस्ड अप टू temperature is raised up to 74 degrees Celsius. This is the optimum temperature for the tag DNA polymerase that is present in the mixture. All we need to understand at this stage is that the tag DNA polymerase attached to one end of each primer and synthesize new strands of DNA complementary to the original template. Now we have 4 strands of DNA instead of 2. ओके, फर्स्टली जो हमने ओरिजिनल डीएनए स्ट्रेंथ ली थी 2, यानी डबल हेलिकल मॉडल होता है, हमने उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ऐड किया, तो यानी एक डीएनए हेलिकल मॉडल की हमने 2 स्ट्रेंथ बनाई, यानी 2 ओरिजिनल स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर लगाने के बाद जो है वो प्राइमर एक नई कॉपी डीएनए स्ट्रेंथ बना रहा है एज लाइक एज ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास अब 2 ओरिजिनल के साथ साथ 2 नई कॉपी ओरिजिनल स्ट्रेंथ की बनकर आ गई है। इतना समझ में आ रहा है, यानी 2 ओरिजिनल और 2 उसकी क्लोन कॉपी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ हो गई, 4 डीएनए स्ट्रेंथ, 4 में से 2 ओरिजिनल हैं और 2 जो हैं उसकी कॉपी की गई है। तो एक्चुअल में अब हमारे पास 2 की जगह 4 डीएनए स्ट्रेंथ हो गई है। अब फोर्थ पॉइंट पे आप देखें, नाउ अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अप टू 94 डिग्री सेल्सियस। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ईच ऑफ विच कंटेन 1 सिंगल ओरिजिनल एंड 1 न्यू स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए, ओके, डीनेचर इनटू सिंगल स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे, दिस बिगन्स अ सेकेंड साइकिल ऑफ डीनेचुरेशन, एनिलिंग सिंथेसाइज, एट द एंड ऑफ विच देयर आर 8 डीएनए स्ट्रेंथ। बाय रिपीटिंग द साइकिल 25 टाइम्स, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ ओरिजिनल we began with is converted into over 50 million new double stranded DNA। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं इसमें अप्लाई हो रहा है। इसमें अप्लाई केवल 4 चीज़ें हो रही है। पहला, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसमें से हमने छोटे छोटे फ्रैगमेंट डीएनए टेम्पलेट्स के बना लिए, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है जिसकी हमें कॉपी करनी है वो डीएनए का सेगमेंट हमारे पास है। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई हो रहा है इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। वो कब अप्लाई होगा, जब आप इस डबल हेलिकल मॉडल फ्रैगमेंट डीएनए को कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ के 2 अलग अलग ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर लेते। जैसे ही आपने इसको डीनेचर करके 2 अलग अलग ओरिजिनल स्ट्रेंथ बना डाली, उसके बाद आपका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर 60 या 50 डिग्री सेल्सियस पे इस पर अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद वो सिंथेसाइज करेगा न्यू कॉपी ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद ये साइकिल, जैसे कि इसका नाम में लिखा है चेन रिएक्शन, कंटिन्यूस ये साइकिल चेन रिएक्शन में जब आ जाएगी और 25 से 30 बार ये होता जाएगा ये पूरी प्रोसीजर, तो एंड में आपके पास ओरिजिनल डीएनए स्ट्रेंथ के साथ साथ मल्टीपल बंच ऑफ कॉपीज उस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट की अवेलेबल हो जाएगी। इसी रिएक्शन को कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप और डीपली इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको
इसको बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने नोट्स में बिल्कुल फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको पॉइंट वाइज समझाया है। मैंने आपको नोट्स भी इसमें अवेलेबल करा रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ इस पेज पे देख रहे हैं। इन स्टार्ट देयर विल बी 1 कॉपी, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट साइकिल देयर विल बी 2 कॉपीज़, यानी ये जो हेलिकल मॉडल ट्विस्टेड है, अगर आप इसको अनवाइंड करेंगे तो ये आफ्टर फर्स्ट साइकिल बी कॉपीज़ जहाँ लिखा है, ये एक्चुअल में 4 स्ट्रेंथ आपको काउंट होगी। फिर पीसीआर रिएक्शन आप इनके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे तो आफ्टर सेकंड साइकिल देयर विल बी 4 कॉपीज़, ठीक है। यानी टोटल आपके पास 8 डीएनए स्ट्रेंथ हो जाएगी। 8 में से 4 ओरिजिनल हैं जो आपने फर्स्ट कॉपी में लिया था, ठीक है, और 4 जो हैं डीएनए स्ट्रेंथ वो आपकी उस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रेंथ की कॉपीज़ हैं, ठीक है, जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के द्वारा सिंथेसाइज हुई है। उसके बाद आफ्टर थर्ड साइकिल देयर विल बी 8 कॉपीज़, यानी 8 कॉपीज़ मतलब 8 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स अगर आप इनको अनवाइंड करेंगे तो ये 16 डीएनए स्ट्रेंथ है। इन 16 डीएनए स्ट्रेंथ में से 8 आपकी ओरिजिनल है और 8 जो है न्यू सिंथेसाइज हुई है। ऐसे ही आफ्टर फोर्थ साइकिल देयर विल बी 16 कॉपीज़। ये चेन रिएक्शन चलती रहती है जब तक हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितनी मात्रा में हमें सिंथेटिकली डीएनए की क्लोनिंग, उस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट का जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसकी प्रॉपर क्लोनिंग नहीं मिल जाती, तब तक ये पीसीआर रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहती है। ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद इसकी स्टेप समझेंगे हम। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 4 स्टेप लग रही है। पहली स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब ज्वाइनिंग होता है, हम ज्वाइनिंग किसकी कर रहे हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की। थर्ड एक्सटेंशन या सिंथेसाइज, सिंथेसाइज किसका, नई डीएनए स्ट्रेंथ का, किसके थ्रू, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के थ्रू। और फिर फोर्थ फाइनल होल्ड, यानी फाइनल होल्ड यानी जब आप 25-30 बार इसी साइकिल को कंटिन्यू चलाते जाएंगे और आखिरी में जब आपके पास बहुत सारा बंच मटेरियल तैयार हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट्स का, उसमें कुछ ओरिजिनल्स भी रहेंगे और बहुत सारी कॉपीज़ होगी उस ओरिजिनल स्ट्रेंथ की जो सिंथेसाइज हुई है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के द्वारा उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के अनुसार, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है आपका स्टेप है पीसीआर का, वो है डीनेचुरेशन। हम इसको एक बार फिर पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। First step in PCR is denaturation. In this, the reaction mixture is heated to 94 degrees Celsius for 1 minute, which will cause separation of DNA double stranded, and then each strand will act as a template for synthesis of complementary strand. पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि हर ओरिजिनल स्ट्रेंथ यानी जो आपका डीएनए का जो वो टेम्पलेट है उसको हम डीनेचर कर रहे हैं। 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड डीएनए की आपके पास अवेलेबल हो गई है एक डीएनए में से, उसकी कॉपीज़ बनानी है हमें, जैसे कि एक्चुअल प्रोटीन सीक्वेंस उस सिंगल स्ट्रेंथ के अंदर है वैसे की वैसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रेंथ हमें तैयार करनी है, ठीक है। अब एनिलिंग, सेकंड पॉइंट, एनिलिंग हम किसका कर रहे हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर का। इसमें आप देखें इन दिस स्टेप द रिएक्शन मिक्सचर टेम्परेचर इज लोअर टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड held for 20 to 60 seconds, which will allow the annealing of primer to single stranded DNA template. Third आपका extension. In this step the reaction mixture is heated to 72 degrees Celsius, which is the ideal working temperature for the Taq polymerase. Taq polymerase यानी DNA polymerase, DNA polymerase हम क्यों यूज़ करते हैं, आप लोगों को क्लास में जब बताया था डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, तो जो टैग पॉलीमरेज है यानी जो ये आपका प्राइमर है हम उसको ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए डीएनए लाइगेज यूज़ होता है और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो स्प्लाइसिंग के लिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्प्लाइसिंग हम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ भी अवेलेबल होती जाएगी। उसके बाद जो है फाइनल होल्ड, द फर्स्ट 3 स्टेप दैट इज डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन आर रिपीटेड 35 to 40 times to produce millions of exact copies of the target DNA. When several cycles are completed during the hold step, 4 to 15 degrees Celsius temperature is maintained for short term storage of amplified DNA sample. यहाँ एक बार और फिगर आउट आप देख लीजिए। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं पीसीआर रिएक्शन,
94 डिग्री तक आप जैसे ही लेके जाएंगे तो डीनेचुरेशन प्रोसेस होने लग जाएगी, यानी ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो टूटने लग जाएगी। टूटने से क्या होगा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दो अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड के रूप में दिखने लग जाएंगे। फिर एनिलिंग हम कर रहे हैं, एनिलिंग किसकी, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की, टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इस ये हमेशा कहाँ अटैच होता है, 3' एंड पर। देखो यहाँ पर जो 3' एंड है वहाँ पर ये पॉलीमर प्राइमर अटैच हो रहा है। ऐसे ही दूसरी वाली जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर भी 3' एंड पे ये अटैच हो रहा है प्राइमर। उसके बाद एक्सटेंशन यानी सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रोटीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस। ओके, एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेल्सियस इस स्टार्ट। वहाँ आप देखेंगे जो 3' एंड है वहाँ से ये 5' एंड की तरफ रन करेगा, यानी जो प्राइमर है, प्राइमर की स्टार्टिंग पोजिशनिंग होगी 5' एंड, और ये सिंथेसाइज होते होते 3' एंड बनाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री करेगा उस ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास अब क्या हो गया, दो ओरिजिनल स्ट्रैंड डीएनए की थी और प्राइमर लगाने के बाद वो 2 की 4 हो गई, बाकी की जो 2 थी वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनी किसके थ्रू, वो प्राइमर के एडिशन के थ्रू। यानी अल्टीमेटली प्रोसीजर ख़त्म होते होते आपके पास 2 ओरिजिनल डीएनए की जगह उसके साथ साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड भी तैयार हो गई। ओके, लास्ट में आप देखेंगे ये 2 की 4, 4 से 8 स्ट्रैंड आपके पास अवेलेबल दिखाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं इसको। मैंने इसकी डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिए हैं, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर भी कुछ अगर डाउट आता है तो हम उससे क्लियरली कभी भी किसी भी समय मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ मन में डाउट हो, हेजिटेट हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है पीसीआर, जिसको अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो वो कभी भी मुझसे कुछ भी इस विषय पे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है पीसीआर की, इट इज़ यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड genetic disease research to identify new genes. For example, if the sample contains pathogenic DNA, it can be amplified by PCR using different non-specific primers. The amplification will indicate the presence of pathogenic DNA. पैथोजेनिक डीएनए मीन्स यदि आपके प्रोटीन सीक्वेंस या उस टेम्पलेट डीएनए में कोई ऐसा प्रोटीन कोड है या जेनेटिक कोड है जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या पैथोजेनिक डीएनए का पार्ट हम उसे कह सकते हैं, तो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे पीसीआर टेक्निक के थ्रू कि कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कितनी बार ये साइकिल होने के बाद ऐसी कोई डीएनए सीक्वेंस तैयार होती है जिस डीएनए सीक्वेंस के कारण हमारे शरीर में या इन फ्यूचर हमारी पीढ़ी में किसी को इस टाइप की कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो हम उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, सम viral targets like HIV-1 human immunodeficiency virus causing AIDS and HCV hepatitis C virus can also be identified and quantified by using PCR. By using PCR, we can rapidly amplify the template DNA for screening of uncharacteristic mutations. PCR are also allows early diagnosis of malignant diseases such as leukemia and lymphoma. यानी कि किसी भी तरह की घातक बीमारी, किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी, किसी भी तरह की वायरल बीमारी, यहाँ तक कि अब के डीएनए स्ट्रेंथ में जो अब कोरोना वायरस के लिए भी जो म्यूटेशन आया है डीएनए के अंदर, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, क्योंकि भविष्य में यदि कोई ये चीज़ हमारी बॉडी में इनकाउंटर होती है या हमारी बॉडी में नहीं तो आने वाली पीढ़ियों में अगर ये बीमारी इस डीएनए के थ्रू उजागर हो सकती है, तो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसके ट्रीटमेंट और क्योर के विषय में, डायग्नोसिस के विषय में हम कुछ समझ सकते हैं। तो उसके लिए पीसीआर सबसे बेस्ट टेक्निक है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, समझ लो कि कोई ATGC TTA ये सीक्वेंस है किसी बीमारी का, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स के बाद, यानी 25-30 टाइम्स जो हम ये रिपीट साइकिल कर रहे हैं, कितनी साइकिल रिपीट करने के बाद जनरेट हो रहा है,
या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? तो हम पीसीआर टेक्निक अप्लाई करके उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 25-30 बार जो हमने चेन रिएक्शन की है, तो इस दौरान जितनी भी कॉपीज़ तैयार हो रही है, हर बार अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन आता है उस टाइप के प्रोटीन में, तो हम उस बीमारी के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि वेरिएशन नहीं आ रहा है और वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है आगे जाकर इस टाइप की कोई डिसीज़ को संभावना कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। इम्यूनिटी मीन्स किस तरीके से हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जैसे कि अभी जो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना टेस्ट और इसके अलावा जितने एलिसा टेस्ट, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वो सब क्या होती है, तो उसके बारे में हमें समझना होगा। जैसे कि हमारा शरीर जो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, कोई भी बाहर का इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हुआ या बैक्टीरिया हुआ हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट करता है, और उसके बाद जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, और फिर जो है उससे होने वाली जो जो प्रॉब्लम्स है उसको एनकाउंटर कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम अगले इम्यूनिटी वाले चैप्टर में समझेंगे, अगले लेक्चर से। आज के लिए जो आपका ये पीसीआर का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आता है तो एक बार और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।